ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है राइट अ नोट ऑन विटामिन्स और उसके बाद विटामिन दिए गए ए डी ई के। तो देखो यार, विटामिन को लेकर एक बात समझा दूं। जनरली क्या होता है, मैथ्स वालों को लगता है यार बहुत बुरी चीज है विटामिन, मतलब हमें तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो टेबल आती है, फिर उसका नाम आता है, फिर उसके सोर्स होते हैं, फिर डेफिशिएंसी डिजीज होती है। तो विटामिन को लेकर मैं एक बात क्लियर कर दूं, विटामिन्स या विटामिन, विटामिन वही वाह आप जो समझ रहे हो, विटामिन्स या विटामिन ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है एक्सेप्ट विटामिन डी। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, इसके अलावा कोई भी विटामिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। ये हमें चाहिए हमारे फूड में, हमारी डाइट में। विटामिन वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारी हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है। अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट एंड फाइन रहना है, तो आपके लिए विटामिन प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। अब विटामिन को लेकर थ्योरी तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है कि ये हेल्दी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हमारी डाइट के थ्रू हमें मिलते हैं, नाइट्रोजनस केमिकल कंपाउंड होते हैं। अब विटामिन को लेकर हम लोग एक बात जानते हैं कि विटामिन जो है, ये विटामिन एग्जैक्टली इसको याद करना कैसे है। तो देखो, टोटल जितने भी विटामिन्स हैं, इन विटामिन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक होता है वाटर सॉल्युबल, ये हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं रहते, वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल में आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। एग्जैक्टली बी होता है बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी के अंदर भी और भी होता है ना, B1, B2, B6, B12। फिर उसके बाद विटामिन की सेकंड कैटेगरी आती है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आता है कीड़ा, KEDA, कीड़ा। अब ये कीड़ा क्या है, तो कीड़ा ये है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये होते हैं फेट सॉल्युबल। तो ये हमारी बॉडी में ज्यादा स्टोर रहते हैं, इनकी कमी से भी प्रॉब्लम है और ज्यादा हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन वाटर सॉल्युबल वाले अगर कम हो जाएंगे तब प्रॉब्लम है, ज्यादा होने से प्रॉब्लम नहीं है। आप नोटिस करना, अगर कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है, फीवर है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कहीं ना कहीं आपको मेडिसिन के साथ एक विटामिन भी दे देता है, और वो विटामिन का जो पाउडर देता है वो BSE होता है। अब हम लोग एक बात समझ लें, यहां पे क्वेश्चन आया है इन्हीं पर फेट सॉल्युबल पे कि एग्जैक्टली विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई, इनसे रिलेटेड कुछ पूछा गया है। तो देखो यार, एक बात समझ लो, विटामिन से रिलेटेड जब भी कोई पूछा जाएगा तो पहले एक बात आपको याद रखनी है, वो ये है इनके केमिकल नेम। जैसे विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल, डी को बोलते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल और विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनन। ठीक, विटामिन के अगर कम हो गया तो हमारी बॉडी में ब्लड जो है, अगर कहीं घाव लग जाएगा तो ब्लड निकलेगा, ब्लड क्लॉटिंग बड़ी देर में होगी। तो ये इसकी कमी से ब्लड क्लॉट हमारा स्लो होता है, रिड्यूसेस ब्लड क्लॉटिंग। मैं कमी की बात कर रहा हूं भैया, ज्यादा होने से ब्लड क्लॉट कम होगा ऐसा नहीं है, इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग कम होती है, क्योंकि ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है एंटी हेमरेजिक विटामिन। इसे एंटी हेमरेजिक विटामिन बोला जाता है क्योंकि हमारे ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। दूसरा आता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से प्रॉब्लम होती है लॉस इन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। अगर विटामिन कम हो गया तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बहुत मुश्किल से होगा। अगर ये बैलेंस है तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। रिप्रोडक्शन नहीं होने को स्टेरिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरिलिटी।
स्टेरिलिटी को रोकता है। अगर विटामिन ई आपकी बॉडी में प्रॉपर है तो स्टेरिलिटी को रोकेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। विटामिन डी अगर इसकी कमी होगी तो रिकेट्स हो जाएगा या ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा और हड्डियां सॉफ्ट हो जाएंगी। ध्यान रखना, रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ए की कमी से तो बचपन से सीखते आ रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये बात तो समझ में आ गई, किसकी कमी से क्या होगा। तो मैं केमिकल नेम जरूर याद कर लेना है, केमिकल नेम याद कर लो, इनकी कमी से होने वाले डिजीज जरूर याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक लाइन में याद हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट, सर इनके सोर्स कहां से लाए, इनके सोर्स कैसे याद करें कि एग से क्या मिल रहा है, मिल्क से क्या मिल रहा है। तो देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, तुम लोगों को पूरी टेबल क्लियर कर रहा हूं, भले ही क्वेश्चन इन पे आया था लेकिन मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूं। विटामिन सी को छोड़कर बाकी जितने विटामिन है ना, चाहे वो बी हो, के हो, ई हो, डी हो या ए हो, जितने विटामिन है ये सब हमें मिलते हैं ग्रीन वेजिटेबल से, फिश, मिल्क, मीट, एग, ये कॉमन सोर्स है। मतलब इन्हीं सोर्स को तुम आगे पीछे करके लिख देना, तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। और अगर एक और चीज लिख दोगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, वो है कॉड लिवर ऑयल, जैसे सी कॉड ऑयल भी बोलते हैं तो फिश ऑयल भी बोलते हैं। अगर आप ये सोर्स याद कर लो तो किसी भी विटामिन में लिख दोगे, सी को छोड़ के। सी में मत लिखना, क्योंकि सी उन चीजों में होता है जो सिट्रस होते हैं, जिनमें रस निकलता है, थोड़ा सा सार खट्टा टेस्ट आता है, जैसे ऑरेंज, लेमन। तो ये सी जो है आंवला, सी उन चीजों में मिलता है जो सिट्रस होते हैं, बाकी विटामिन इन सोर्स में मिलते हैं। अब आपको अगर सोर्स लिखना है तो इन्हीं चीजों को थोड़ा आगे पीछे करके लिख दो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। डी के बारे में लिख देना, डी की कमी से होता है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। और रिकेट्स, ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो आप लोग इतना नोट कर लो यार, बहुत जरूरी है ये आपके लिए। ये आपके लिए बेस्ट ट्रिक आ चुकी है। मैथ्स वालों, तुम लोग जनरली बहुत रोते हो यार, बायोमोलिक्यूल के नाम से ही तुम लोग घबरा जाते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। मैं साइड हो रहा हूं, जल्दी नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 10 का। और ये आप लोग जरूर नोट करना, इसमें लिखा है अल्फा एमिनो एसिड और प्रोटीन के बीच का डिफरेंस। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो, वैसे अल्फा एमिनो एसिड को जब हम मिलाएंगे, उनके मिलने से बन जाएगा प्रोटीन, लेकिन एग्जैक्टली कैसे प्रोटीन बनता है ये मैं आपको बताऊं, इनमें डिफरेंस क्या है। तो अल्फा एमिनो एसिड वो होते हैं जिनमें एमीन ग्रुप NH2 और एसिड ग्रुप दोनों होते हैं। तो लिख देता हूं पहला पॉइंट, दे कंटेन एमाइन एंड एसिड, कौन सा वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड इन अ कंपाउंड। तो एमिनो एसिड वो होते हैं जिनमें एमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों प्रेजेंट होता है। वहीं पर अगर हम प्रोटीन की बात करें, दे आर नाइट्रोजनस कंपाउंड, प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, हैविंग हायर मॉलिक्यूलर मास, इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। अब अल्फा एमिनो एसिड के मिलने से बनता है प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन से क्या बनता है, तो प्रोटीन से बनते हैं टिश्यूज, और वो टिश्यूज रिपेयर होते हैं। तो लिख देता हूं, अल्फा एमिनो एसिड कंबाइन एंड फॉर्म प्रोटीन मेंटेन एंड रिपेयर टिश्यूज। ये हमारे टिश्यू बनाता है या उनको रिपेयर करता है, और उसके अलावा ग्रोथ डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है। अल्फा एमिनो एसिड जब मिलता है तो इनके मिलने से अगर 2 एमिनो एसिड मिलेंगे तो उसको कहेंगे डाईपेप्टाइड। वो जो 2 मिलेंगे ना,
उन दो के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे डाइपेप्टाइड। जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, और उसके बाद बनता है फाइनली पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन। दे कंबाइन एंड गिव्स डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड देन प्रोटीन। तो इनके मिलने से बनता है डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। अब वहीं पर अगर हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर दें, तोड़ दें, तो टूटने पर क्या देगा? अल्फा अमीनो एसिड। प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स अल्फा अमीनो एसिड। हो गया कंप्लीट, सिंपल है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 3 मार्क्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, कंप्लीट हो गया। चलो एक आध एग्जांपल लिख लेते हैं। अल्फा अमीनो एसिड या अमीनो एसिड में क्या क्या आ जाएगा? ग्लाइसिन, एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन, एस्पार्टिक एसिड, बहुत सारे एग्जांपल हैं। वहीं प्रोटीन के एग्जांपल में क्या आ जाएगा? ब्लड प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, कैसीन, ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लो, हमारा आंसर हो गया परफेक्ट बिल्कुल। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बात जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा मैं, वो ये है कि यार देखो, हम लोग नो डाउट हम सब ने साल भर पढ़ा है, मेहनत करी है, कुछ ने ज्यादा और कुछ ने कम करी है, लेकिन करी सबने मेहनत है। तो आप लोग सबसे पहले अपने दिमाग से, जिन लोगों ने कम मेहनत करी है उन्हें इस वक्त बहुत बुरा फील होता है कि यार मैंने ये टाइम वेस्ट कर दिया, वो टाइम वेस्ट कर दिया, अब मेरे सामने इतनी सारी चीजें, मैं क्या क्या पढूं। आप बिल्कुल परेशान मत हो। सबसे पहले आप अगर मेरे स्टूडेंट हो तो आपके पास बुकलेट होगी, आप उस बुकलेट के क्वेश्चंस करो। अगर आप कहीं और पढ़ते थे तो आपके सर ने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होंगे, आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ो, क्योंकि ये टाइम फुल लेंथ सिलेबस कवर करने का नहीं है। इस टाइम अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो आप फुल लेंथ पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपने सब कुछ नहीं पढ़ा तो आप सब कुछ कवर करने के चक्कर में जो प्रॉपर चीजें आप कवर करके अच्छा स्कोर ला सकते हो, उससे भी आप भटक जाओगे। तो पहली बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर्स के पुराने आए हुए 10-5 साल के क्वेश्चंस, उस पर फोकस करना है। उसी बेसिस पर बहुत सोच समझ के ये सैंपल पेपर तैयार करा है। सैंपल पेपर हमारी गैसिंग है। देखो, फाइनल पेपर बैठ के तो नहीं बनाया ना हम लोगों ने, लेकिन ट्राई कर रहे हैं कि फाइनल एग्जाम में ये सैंपल पेपर, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखकर ये सैंपल पेपर तैयार करें। तो मैं आपको इतनी एश्योरिटी दे सकता हूं कि ये सैंपल पेपर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। मतलब इस सैंपल पेपर से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको वेस्ट लगेगी। 100% नहीं, लेकिन 80%, 70%, लेकिन आएगा जरूर, बहुत काम आएगा। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है सैंपल पेपर से। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहो, और ज्यादा कवर करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप जो कर सकते थे वो भी ना करो। तो ध्यान रखना इस बात का, वरना प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन हम खुद क्रिएट करते जाते हैं। पहले तो हमने वैसे ही कम पढ़ के प्रॉब्लम कर ली है, लेकिन अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वक्त आ गया, ना कि उस प्रॉब्लम को बढ़ाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है केमिकल काइनेटिक्स नाम के चैप्टर का है। राइट 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट रिएक्शन रेट। सबसे पहले आप लोग एक बात बताओ, रिएक्शन रेट नाम की चीज होती क्या है? रिएक्शन रेट अभिक्रिया की दर, एग्जैक्टली ये होता है रिएक्शन की स्पीड। कितनी स्पीड से रिएक्शन चल रहा है वो रिएक्शन का रेट कहलाता है। रिएक्शन का रेट या रिएक्शन की स्पीड कौन कौन सी चीजों से कम या ज्यादा होती है, तो मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं। इजी क्वेश्चन है, इसलिए शॉर्ट में डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में टकराव होगा, कोलिजन। और कोलिजन ज्यादा होने से रिएक्शन अपने आप तेज हो जाएगा।
मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि रिएक्शन का, अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। इट मींस रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप कंप्लीट लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो ये हमने एक बात देखी, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन बढ़ेगा, टकराएंगे ज्यादा। पहले 1 सेकंड में 5 बार टकराते थे, अब 1 सेकंड में 20 टाइम्स टकराएंगे, 25 टाइम्स कोलिजन होगा, तो ऑब्वियस ही बात है रिएक्शन अपने आप तेज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर। तो भैया ये तो बहुत स्पेशल है, आपको ये बात पता होगी, जब भी हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बढ़ाते हैं, 10 डिग्री या 10 केल्विन बढ़ाते हैं, एक ही बात है, डिग्री में बढ़ाओगे ना 10, तो केल्विन भी 10 ही बढ़ेगा। बढ़ने की बात कर रहा हूं, अब ये मत बोलना सर 10 डिग्री और 10 केल्विन अलग अलग है। अरे बिल्कुल अलग अलग है यार, लेकिन डिग्री में अगर 10 यूनिट बढ़ाता हूं तो केल्विन में भी 10 यूनिट ही बढ़ता है। बड़ी लॉजिकल बात है। 10 डिग्री या 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट डबल या ट्रिपल हो जाता है, 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाएगा। हर 10 डिग्री पर डबल होगा, जनरली डबल होता है, डबल होता जाएगा, स्पीड डबल होती जाएगी। तो ध्यान रखना, ऑन इंक्रीज इन 10 डिग्री और 10 केल्विन टेम्परेचर, रिएक्शन रेट बिकम्स ट्वाइस और थ्राइस। और ये ट्वाइस या थ्राइस जो बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे बोला जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट, सरफेस एरिया। ऑफ रिएक्टेंट्स। तो होता यह है कि अगर रिएक्टेंट सॉलिड है, तो सॉलिड रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा रिएक्शन उतनी तेजी से होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे पास शुगर का एक बड़ा सा पीस है, शुगर का, और इतने ही बड़े पीस का मैंने इतना ही बड़ा एक और पीस लिया, लेकिन उसको मैंने पाउडर बना दिया, ग्राइंड कर दिया, पीस दिया। जब मैं पाउडर बनाऊंगा तो वो ज्यादा जगह घेरेगा, ज्यादा जगह कवर करेगा, यस और नो? शुगर के इस पीस को पानी में डाला, इस पाउडर को मैंने दूसरे ग्लास के पानी में डाला, अब बताओ कौन जल्दी घुलेगा, शुगर का पीस या पाउडर? ऑब्वियस ही बात है पाउडर, क्योंकि पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। तो सॉलिड रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना ही स्पीड से रिएक्शन होगा। वन मोर एग्जांपल, ये मेरे पास कोल है, कोयले का टुकड़ा है, बड़ा पीस है, इसी बड़े पीस के बराबर एक और पीस लिया, लेकिन उसको मैंने तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब बताओ जल्दी कौन जलेगा, कौन जल्दी कंबशन शो करेगा? फास्ट कंबशन या मोर लाइटनिंग इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा? स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़े जल्दी जल जाएंगे यार, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ध्यान रखना, सरफेस एरिया बढ़ाओगे रिएक्टेंट का उतनी ही स्पीड से रिएक्शन होगा। तो ये बात आती है सॉलिड रिएक्टेंट की। अब हम बात करते हैं कैटलिस्ट। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कैटलिस्ट एक गाड़ी का ड्राइवर है जो गाड़ी की स्पीड को जरूरत पड़ने पर या तो बढ़ा देता है या जरूरत पड़ने पर गाड़ी की स्पीड को कम कर देता है। तो कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, और स्पीड बढ़ाने के लिए इनको एक काम करना पड़ता है, वो ये करना पड़ता है, increases reaction rate by decreasing activation energy, देख रहा हूं, दिख तो रहा है प्रॉपर? ओके। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन का रेट या स्पीड बढ़ाता है, और बढ़ाने के लिए क्या कम करता है? तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा। दैट्स इट, इतना ही काम है। तो ये 4 फैक्टर, लेकिन इसकी डिटेल अपनी थ्योरी से जरूर पढ़ना।
मैंने शॉर्ट में लिखा है आप लोगों के लिए क्योंकि इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करके उसके और पर। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करके बताना है कि 99.9% रिएक्शन का टाइम 50% रिएक्शन के टाइम से 10 गुना ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 10 टाइम। ये प्रूफ करके बताना है। देखो बहुत इजी है, डरना नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है, कर रहे हैं हम लोग। परसेंटेज दिया है 99% रिएक्शन, 50% रिएक्शन। परसेंट के अलावा दूसरी चीज क्या पूछी है? दूसरी चीज बोलिए टाइम। जब भी टाइम और परसेंटेज एक साथ आएंगे तो आपको करना यह होगा, आपको फॉर्मूला लगाना होगा T is equals to 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस एक्स। T होता है टाइम, K होता है कांस्टेंट, A होता है परसेंटेज रिएक्टेंट का शुरू में। तो शुरू में भैया दुनिया का हर रिएक्टेंट कंप्लीट होता है 100% होता है और धीरे धीरे कम होता जाता है। तो A तो हमेशा 100% होगा। X का मतलब कम होने के बाद कितना बचा? तो एक जगह कितना कम हो रहा है? 99.9% कम हो रहा है। और एक जगह कितना कम हो रहा है? 50%। चलो मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले को, या आपने केमिकल काइनेटिक्स नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, प्रथम कोटि की समाकलन समीकरण, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में पहले 99% रिएक्शन का टाइम लेते हैं। 99.9% इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log A की जगह लिया 100 डिवाइडेड बाय A की जगह 100 माइनस X की जगह क्या लेंगे हम लोग? 99.9। सही है। देखो मैंने कुछ नया काम नहीं करा, मैं वही कर रहा हूं जो बहुत इजी मेथड है आपके लिए, वो परफेक्ट मेथड है, फुल मार्क्स मिलना है आपको। परसेंटेज और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यार 99% रिएक्शन का टाइम 50% से 10 गुना ज्यादा है। टाइम बोला है ना परसेंट, तो परसेंटेज को x मान लेंगे। पहले वाले परसेंट को x1, दूसरे को x2, अगर तीसरा होता तो x3। और टाइम पहला 99 का टाइम और 50 का टाइम, सिंपल है। 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 99.9, बताओ 100 माइनस 99.9 कितना होता है? तो ये होता है 0.1। तो 99.9% रिएक्शन का टाइम कितना हो जाएगा? 2.303 डिवाइडेड बाय K log 100 डिवाइडेड बाय 0.1। सही है। 100 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना होगा? तो ऊपर आ जाएगा 1000। तो ये आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय K log 1000। सही है। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब क्या है? log 1000, बेसिकली log 1000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, log 10 की पावर 3, और जो नंबर 10 की पावर में वही उसकी वैल्यू है, तो log 10 की पावर 3 की वैल्यू होगी 3। सिंपल। तो मैं रख देता हूं इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये आ जाएगा T 99.9% इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय K, और log 1000 की वैल्यू कितनी आ गई है भैया? तो log 1000 की वैल्यू आ गई है 3। इसको मैंने बंद कर दिया, यहां तक मैं सॉल्व कर सकता था, कर दिया। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 4। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 50% रिएक्शन का टाइम देखते हैं, तो T50 इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log A अपॉन A माइनस एक्स। तो A की जगह मैं रखूंगा 100 डिवाइडेड बाय नीचे वाले A की जगह भी 100, और इस बार मेरे पास x है 50। सही है। 100 माइनस 50 होता है 50। 100 डिवाइडेड बाय 50 कितना होता है? 2। मैं डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा? बिल्कुल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। T 50% इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log 2।
सही है, इक्वेशन आ गई 5। आपको मैं बता दूं log 2 होता है 0.301, जिसे हम 0.3 ही मानेंगे, लिखेंगे पूरा, मानेंगे 0.3। अब एक काम करते हैं, ये इक्वेशन में वैल्यू क्या आ जाएगी, T50 इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय K इंटू 0.301। इक्वेशन 6 इतना आ गया। एक काम करो, मैं साइड हो रहा हूं, जल्दी से पॉज करके स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को यहां तक सॉल्व करा था 99 का, इसके आगे सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि के नहीं दिया। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 6 से डिवाइड कर दो। चलो कर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक, मैं इसे मिटा रहा हूं, रब कर रहा हूं। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 6। बड़ी इक्वेशन डिवाइड बाय छोटी इक्वेशन। चलो कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन 4 में क्या लिखा है, 99.9% डिवाइडेड बाय 6 में क्या लिखा है, 50% इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 4 की वैल्यू क्या है? तो इक्वेशन 4 की वैल्यू है 2.303 डिवाइडेड बाय K इंटू 3 अपॉन इक्वेशन 6 की वैल्यू क्या है, 50 के आगे क्या आ रहा है, 2.303 डिवाइडेड बाय K इंटू 0.3, 301, 0.3 मान लेते हैं। आप साफ देख सकते हो यहां पर, इसे भी रब कर रहा हूं मैं, आप यहां पर बिल्कुल क्लियर देख सकते हो कि 2.303 अपॉन K से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय 0.3 कितना होता है, 10 होता है, सिंपल है। तो जब मैं इन्हें कैंसिल करूंगा तो यहां बचेगा 10 और यहां बचेगा 99.9% डिवाइडेड बाय 50% का टाइम। अब इस 50% के टाइम को भेज देता हूं RHS में, तो 99.9% का टाइम इज इक्वल्स टू 10 इंटू 50% रिएक्शन का टाइम, और ये हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड, कंप्लीट। साफ दिख रहा है कि 50% के टाइम को जब मैं 10 गुना लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, तब जाके 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होगा। इसी के साथ हमारे 11 का और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट होता है, आप नोट कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो यार, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, उनमें से ये है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद पूछा गया व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो चलिए देख लेते हैं एग्जैक्टली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। देखो, लेंथेनॉइड के बारे में हम सब जानते हैं, लेंथेनॉइड्स या लेंथेनाइड एक ही बात है। लेंथेनॉइड एग्जैक्टली 14 एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम सीरियम एटॉमिक नंबर 58 टू ल्यूटेटियम एटॉमिक नंबर 71। 58 से 71 तक के कुल 14 एलिमेंट हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 4f सब शेल में। कहां जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन? 4f में। तो याद रखना, लेंथेनॉइड 14 एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 58 से 71, लेकिन 58 से 71 अकेला लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो उसके साथ प्रॉपर लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 58 वाला सीरियम है और 71 वाला ल्यूटेटियम है। 58 से 71 इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 4f में। चलो ये कहानी तो हमें समझ में आ गई। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तुम्हें पता है कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? पिचक जाना, स्क्वीज हो जाना। जब भी कोई चीज स्क्वीज होने लगती है, पतली होने लगती है, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। समझ में आ रहा है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन सबसे बड़ा यह है
कि जब हम लेंथेनाइड सीरीज में सीरियम से शुरुआत करते हैं और एंड करते हैं ल्यूटेटियम पर, तो आप साफ देख रहे हो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 58 से 59, 60, 61, 62 एंड देन 71। 58 से 71 तक एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। अब एटॉमिक नंबर बढ़ने से दो चीजें बढ़ती हैं, आपको पता होगा, जैसा कि मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना। किसी भी एटम में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर शेल है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उससे बढ़ेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज लगातार न्यूक्लियस में बढ़ेगा, और साथ में जितने प्लस बढ़ेंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? बाहर वाले शेल में। अब मान लो ये 4f है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं प्लीज। 4f और न्यूक्लियस के बीच अगर आप ध्यान से देखो, बीच में और भी शेल है लेकिन हम 4f को देख रहे हैं। ये 4f और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे लगातार पॉजिटिव बढ़ रहा है, 4f में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन आएंगे 4f में, तो 4f और न्यूक्लियस लगातार पास आएगा। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि 4f में माइनस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस पे प्लस बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से 4f और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन बढ़ता है। बिटवीन 4f एंड न्यूक्लियस, और साथ में ये जो अंदर वाले जो शेल्स दिख रहे हैं आपको, ये अंदर वाले शेल या 4f के खुद के इलेक्ट्रॉन्स उसे रोक नहीं पा रहे हैं, उस अट्रैक्शन को। तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है 4f और न्यूक्लियस के बीच, और साथ में हो रही है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इस अट्रैक्शन को अंदर वाले शेल और 4f के खुद के इलेक्ट्रॉन रोक नहीं पा रहे हैं। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से लगातार 4f न्यूक्लियस के पास जाता जाता है और एटम का साइज, आयन का साइज कम होता जाता है, और इस एटम और आयन के साइज को डिक्रीज होने को हम लोग नाम देते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम देते हैं हम लोग? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये चीज जो मैंने बनाई है वो सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, क्योंकि ये सब शेल होता है 4f, और मैंने शेल दिखाया तो सिर्फ समझाने के लिए बताया और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज आप एग्जाम में मत लिखना। एग्जाम में ये लिखना कि लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ रहा है 4f और न्यूक्लियस के बीच, और 4f और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ एक और काम हो रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जिसने भी ये 2 पॉइंट लिख दिए अपनी थ्योरी में, 2 पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट कर देना, पेंसिल से अंडरलाइन कर देना, एग्जामिनर की नजर पड़ना चाहिए इन पर। ये मेन रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस, उसके प्रभाव, उसकी वजह से क्या होता है? तो उसकी वजह से ये होता है कि जैसे जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही बेसिसिटी डिक्रीज होती है। यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस, पहली चीज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज कम होगा, जिसकी वजह से बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम CeOH होल थ्राइस। सीरियम के हाइड्रोक्साइड से ल्यूटेटियम के हाइड्रोक्साइड तक जब हम पहुंचेंगे तो बेसिसिटी बहुत कम हो जाएगी। इसके बाद लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कई एलिमेंट का साइज बराबर हो जाता है। लेंथेनाइड सीरीज के नीचे वाली सीरीज का साइज बड़ा होना चाहिए लेकिन उनका साइज नियरली इक्वल हो जाता है। सिमिलर रेडियाई ऑफ ZR एंड HF। जिरकॉनियम और हाफनियम का एटॉमिक रेडियस और उनकी प्रॉपर्टी सब एक जैसी हो जाती हैं, इसीलिए इन दोनों को बोला जाता है ट्विन्स, भाई भाई बोला जाता है इनको, ट्विन्स एलिमेंट बोला जाता है। तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं।
आप लोग इसे प्रॉपर रीड करना। थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जो चीज़ लॉजिकल है वो मैंने आपको बता दी है। एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या है? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा 4f और न्यूक्लियस के बीच, और पुअर शील्डिंग होगी। ये 2 लाइन लिखना मस्ट है। और उसके बाद हेडिंग लिखना कॉन्सिक्वेंसेस, फिर कॉन्सिक्वेंसेस में ये लिख देना, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। तो मैं साइड हो रहा हूं, फिलहाल इसे नोट कर लो। देखो बात ये है कि जनरली मुझे अभी फर्स्ट सैंपल पेपर के दोनों वीडियोस जब मैंने लॉन्च करे तो उसके बाद मुझे कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर आप 3 आवर्स का सैंपल पेपर जो बेसिकली 70 मार्क्स का है उसे आप सॉल्व कर रहे हो, साथ में और वाले क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो आप क्यों ना थोड़ा सा जो बिल्कुल सिंपल चलते जा रहे हैं उन्हें शॉर्ट में समझा दो। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप लोगों तक चीज़ परफेक्ट पहुँचे, आप इतना हो जाए कि आप जो ईजी क्वेश्चन है जिनको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ वो शॉर्ट भी इतना करूँगा कि आप उसका आंसर बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, मेरी रेगुलर क्लासेस जो हैं, मेरी ऑफलाइन क्लासेस, वहाँ ये सब चीज़ें इतनी स्पीड में नहीं लेकर चलता हूँ, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाता हूँ 1 बाय 1। उसका रीज़न है कि यहाँ पर अभी मजबूरी है कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं यार, हमारे पास लेंथ लिमिटेड है। इस वीडियो को हम लिमिटेड लेंथ में ही कर सकते हैं हम लोग। एक वीडियो को अगर मैं फुल पेपर को और उसके और को करूँगा तो 5-6 आवर्स का बन जाएगा एक वीडियो। आप समझ रहे हो मेरी बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 12 का और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वाला। वाई डू ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड आयन? कलर्ड आयन या कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? तो देखो यार इसका क्या रीजन है, 12th का और कर रहे हैं हम लोग। इसका फर्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं? सबसे पहले आपको पता है ट्रांजिशन मेटल क्या है? ट्रांजिशन मेटल वो हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है n-1 d सबशेल में। अब क्या होता है, ये कलर्ड तभी होते हैं जब इनके n-1 d सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या प्रेजेंट हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, लेकिन एक ना एक कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाली एनर्जी को, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। n-1 d सबशेल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब रेडिएशन, रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद शो करेगा dd ट्रांजिशन। ये वो चीजें लिख रहा हूं जो आप अपने आंसर में लिखोगे, थ्योरी बना के, आप थ्योरी बना रहे हो उसमें ये चीजें लिखोगे तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, dd ट्रांजिशन शो करता है। एक d सबशेल से, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, एक d से दूसरे किसी d में चला जाता है और जब वापस आता है एंड शोज अ कैरेक्टरिस्टिक कलर, एंड शोज कैरेक्टरिस्टिक कलर, एक प्रॉपर कलर शो करेगा। तो ध्यान रखना, जिस कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उसके अपोजिट कलर की रेडिएशन को निकालेगा। अगर रेड कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ब्लू कलर की रेडिएशन निकालेगा और कंपाउंड ब्लू दिखेगा हमें। ध्यान रहे आप लोग। तो जिस कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। तो ये इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन, शो करता है dd ट्रांजिशन, जिसके बाद ये शो करेगा कैरेक्टरिस्टिक कलर। तो ध्यान रहे, जब आप इस कलर को लेकर आंसर लिख रहे हो तो ये पॉइंट्स अगर आपने इनमें से एक भी चीज मिस कर दी तो आपका काम बिगड़ जाएगा। सबसे बड़ी बात, कलर का सबसे बड़ा रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होने वाला dd ट्रांजिशन। इन 4 पॉइंट में से ये 2 तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट आता है व्हाई दे आर गुड कैटलिस्ट। तो देखो, आप अगर बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा कुछ चीजें कम मिलेंगी जो बोर्ड एग्जामिनर को पसंद नहीं आएंगी। ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, ज्यादातर ये लिखा है और उसके बाद एग्जाम्पल उठा के लगा दिया है। ऐसा मत करना। क्या करना है बता रहा हूं।
ट्रांजिशन मेटल और उनके कंपाउंड गुड कैटेलिस्ट होते हैं। अब क्यों गुड कैटेलिस्ट है उसका रीजन बता रहा हूं। गुड कैटेलिस्ट का रीजन ड्यू टू देयर वेरिएबल वैलेंसी। ये वेरिएबल वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जिसकी वजह से दे इजीली फॉर्म इंटरमीडिएट, ये आसानी से रिएक्शन में इंटरमीडिएट, देखो कैटलिस्ट उसे कहते हैं जो अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर ले रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन कंप्लीट करे और वापस जैसा था वो वापस वैसा होके निकल जाए, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे ये पेन मान लो कैटलिस्ट है, पेन अगर शुरू से आखिर तक ऐसा ही रहेगा ना तो ये कैटलिस्ट का काम सही नहीं कर पाएगा। ये अच्छा काम तब कर पाएगा जब ये रिएक्शन करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को इसने चेंज करा, रिएक्शन कंप्लीट हुआ, फिर वापस जैसा था वैसा बन के निकल गया। सिंपल है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट उन्हें कहते हैं जो रिएक्शन करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें। तो कैटलिस्ट अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इनकी वेरिएबल वैलेंसी है, आसानी से इंटरमीडिएट बना देते हैं। इंटरमीडिएट बनाने के बाद ये शो करते हैं एंड दे बिहेव एज अ गुड कैटलिस्ट। अब हमारे सामने ये 2 पॉइंट जरूरी हैं। वेरिएबल वैलेंसी जरूर लिख देना भैया, जब आंसर लिखो तो वेरिएबल वैलेंसी जरूर लिख देना, और ये बना देते हैं इंटरमीडिएट जरूर लिख देना। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, थ्योरी में ये जरूर लिखना, अच्छी तरह अंडरलाइन करना। और उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज मस्ट। हम बिना एग्जाम्पल के नंबर नहीं ले सकते। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसा कि आप देखते हो, हेबर प्रोसेस N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो यहां पर आयरन जो है वो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है और आयरन ट्रांजिशन मेटल है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO2 + O2 गिव्स SO3 इस यहां पर प्लेटिनम लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो अलग अलग प्रोसेस में हम कैटलिस्ट लेते हैं और वो कैटलिस्ट जनरली डी ब्लॉक के होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लो। जो लाइन मैंने अंडरलाइन, देखो मैंने लिखा ऐसे है कि तुम्हारे लिए ये आंसर याद करना और इजी हो गया। तुम इस तरह याद कर लो, इन चीजों को मिलाकर लिख देना, थोड़ी थ्योरी प्रॉपर कर देना, नंबर फुल मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ दी लेवल डायग्राम, ड्रॉ दी लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म विद प्रॉपर डायग्राम। आपको आयोडोफॉर्म बनाना है और आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन, देखो क्लोरोफॉर्म के केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इधर आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन है। आपको मैं बता दूं, लेबोरेटरी में अगर आयोडोफॉर्म को बनाना है तो आपको लेना होगा इथाइल अल्कोहल। इस इथाइल अल्कोहल को हम वार्म करेंगे आयोडीन और NaOH के मिक्सचर से। अब जब आप वार्म करोगे तो बैलेंस करने के लिए यहां पर 4I2 और 6NaOH ले रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको रिएक्शन याद रटना नहीं है बिल्कुल, कि आंख बंद करके याद करे जा रहे हैं, वो काम नहीं करना। आपको सिर्फ ध्यान देना है, क्या मैंने इथाइल अल्कोहल जो लिया है उसमें 2 कार्बन है, यह है इथाइल अल्कोहल जिसे इथेनॉल बोलते हैं। हम जब इस मिक्सचर को वार्म कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखो, क्या इसमें 2 कार्बन है? बिल्कुल सर 2 कार्बन है। तो जब 2 कार्बन है तो एक कार्बन को निकालो, आयोडोफॉर्म बनाओ। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHI3। ये बना आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या होता है? येलो PPT, एक येलो कलर का कंपाउंड होता है। मैंने आयोडोफॉर्म बना दिया, सिंपल है। मेरे पास 2 कार्बन थे जिनमें से एक कार्बन आयोडोफॉर्म बना चुका है। अब मेरे पास दूसरा कार्बन जो बचा है वो बनाएगा सोडियम का सॉल्ट। तो सोडियम का सॉल्ट ऐसे बनाएगा COONA, ये हो गया सोडियम का सॉल्ट। इस कार्बन के पीछे मैं सिर्फ जोड़ सकता हूं हाइड्रोजन, क्योंकि मेरे पास 2 ही कार्बन है, एक यहां आ गया दूसरा यहां आ गया। क्या ये क्लियर है? अब ये देखो कि तुम्हारे पास सोडियम कितने बचे हैं? 6 थे, 6 में से 1 आ गया, कितने बचे हैं? 5। जितने सोडियम बचे हैं उतने Na और उतने ही H2O लिख दो। 5 सोडियम बचे हैं तो 5 Na और 5 H2O।
इस तरह ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। आराम से चेक करना, रिलैक्स हो जाना, चेक कर लेना, सब कुछ बराबर, ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटली बैलेंस। तो ये बन गया हमारा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन में थोड़ी सी थ्योरी है, तो आप एक बार देख लेना। डायग्राम इज मस्ट, डायग्राम जरूर बना लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आयोडोफॉर्म के बाद यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आया है कि सबसे पहले एक बात बताओ तुम लोग, जो मैं अभी ये सब करवा रहा हूं, आप लोग जब इन सैंपल पेपर को कंप्लीट करो उसके बाद अगर डाउट्स आते हैं तो भैया टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना यार, मैसेज कर देना, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई करूंगा। कमेंट कर देना, कमेंट करोगे तो भी मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन कमेंट में रिप्लाई थोड़ा लिमिटेड होता है। चीज़ें जब आप कंप्लीट करो तो वीडियो को अपने साथ शेयर करना ज़रूर, अपने फ्रेंड्स के साथ। अब फिर कहो सर शेयर करवा रहे हो आप, शेयर इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प पहुंचेगी। मेरी मेहनत और आपकी मेहनत, दोनों की मेहनत बैलेंस हो जाएगी, बेनिफिट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गया आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन। अब इस आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन के बाद इसका और वाला क्वेश्चन है। और वाला क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, बहुत बड़ा आयोडोफॉर्म लिख दिया यार मैंने, थोड़ा सा ऊपर भेजते हैं इसको, छोटा सा लिखते हैं आयोडोफॉर्म, दैट इज येलो कलर कंपाउंड। अब क्वेश्चन ये है कि हेलो एल्कीन और हेलो एरीन हेलो एल्कीन हेलो एल्कीन जिसे एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, और हेलो एरीन जिसे एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्वेश्चन ये है कि इनमें से हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव है, चलो ठीक, हेलो एरीन कम रिएक्टिव है। तो क्यों रिएक्टिव कम और ज्यादा है, मैं आपको बता रहा हूं, आप पहले ध्यान से एक बार दोनों को देख लो। देखो हेलो एल्केन में अगर ध्यान से देखोगे तो हेलोजन जुड़ा है कार्बन से। इस कार्बन ने, बड़ा शरीफ कार्बन है, इसने आगे पीछे हर जगह सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया, तो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हेलोजन यहां जिस कार्बन से जुड़ा है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इस कार्बन ने हेलोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, लेकिन एक जगह डबल दिख रहा है मुझे। तो जब कार्बन कहीं भी डबल बना ले, चाहे आगे बनाए, पीछे बनाए, ऊपर बनाए, नीचे बनाए, एक भी जगह डबल बना लेगा, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और मैं आपको बता दूं, sp3 वाले कार्बन से अगर कोई ग्रुप जुड़ा है तो वो फास्ट रिएक्शन करेगा, sp2 वाले कार्बन से अगर कोई ग्रुप जुड़ा है तो वो स्लो रिएक्शन करेगा। तो पहला रीजन ये है कि यहां हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा है इसीलिए फास्ट रिएक्शन करता है, यहां हेलोजन sp2 वाले कार्बन से जुड़ा है इसलिए स्लो रिएक्शन करता है। तो पहला रीजन है इसका। मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, कहां लिखूं यार, चलो यहां लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं, वो भी कलर चेंज कर रहा हूं ताकि मिक्सअप ना हो। पहला रीजन तुम्हें sp3 कार्बन और sp2 कार्बन के बारे में बताना है कि यहाँ sp3 कार्बन से जुड़ा है, वहां sp2 कार्बन से जुड़ा है, रीजन नंबर 1। दूसरा रीजन, यहां हेलोजन जुड़ा है कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पसंद करता है हेलोजन की तरफ। यहां हेलोजन जुड़ा है बेंजीन से, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता भैया, उसको जो मिल जाएगा ना उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है। तो दूसरा रीजन ये है, X is bonded with, halogen is bonded with electron releasing group in R CH2X, और दूसरे में हेलोजन जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से जुड़ा है इन हेलोरीन। बात समझ में आ रही है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि तुम आंसर जब फ्रेम करो तो प्रॉपर कर सको।
तो ये दो रीजन होगा। तीसरा सबसे तगड़ा और सबसे बड़ा रीजन जिसके बिना काम नहीं बनेगा, जहां भी बेंजीन जाती है वहां रेजोनेंस होता ही है। रेजोनेंस होगा नहीं तो काम कैसे बनेगा? रेजोनेंस की वजह से जब ये अंदर के वो तीन तीन ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बॉन्ड दिख रहा है तीन तीन, रेजोनेंस की वजह से जब ये बॉन्ड शिफ्ट होते हैं और यहां पर कहीं ना कहीं हेलोजन और बेंजीन के बीच थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड जैसी मजबूती आ जाती है। अब तुम खुद बताओ, सिंगल बॉन्ड को तोड़कर हेलोजन निकालना आसान है या डबल बॉन्ड को तोड़कर? तो ऑब्वियस ही बात है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ेंगे जल्दी हेलोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड में बड़ी मुश्किल से निकलेगा। तो रेजोनेंस की वजह से कहीं ना कहीं हेलोजन और बेंजीन के बीच डबल बॉन्ड जैसी मजबूती आ जाती है। रिमेंबर, जिसकी वजह से यहां हेलोजन देर में निकलता है मतलब स्लो रिएक्टिव, यहां हेलोजन जल्दी निकलता है मतलब फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्टिव। ड्यू टू रेजोनेंस double bond character is observed between X and benzene। X मतलब हेलोजन, हेलोजन और बेंजीन की भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, विच डिक्रीजेस रिएक्टिविटी। जो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। देखो, अगर तुमने रेजोनेंस के स्ट्रक्चर लिख दिए ना क्लोरोबेंजीन या हेलोइरीन के, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को बड़ा प्राउड फील होगा कि इस बच्चे ने इतना अच्छा आंसर लिखा है। इसी वजह से अगर तुम्हें रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनाना आते हैं तो अच्छी बात है। 3 जगह रेजोनेंस के स्ट्रक्चर काम आएंगे पूरे सिलेबस में। एक एनिलीन पर आएगा कि एनिलीन कम बेसिक क्यों है, याद है प्रीवियस सैंपल पेपर में देखा था। दूसरा रेजोनेंस का स्ट्रक्चर काम आएगा फिनॉल में कि फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है। और तीसरा रेजोनेंस का स्ट्रक्चर काम आएगा यहां के हेलोइरीन कम रिएक्टिव क्यों है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो कमेंट कर देना भैया, कमेंट जरूर कर देना यार तुम लोग। मैं एक 2 मिनट का वीडियो अलग से शूट करूंगा रेजोनेंस के स्ट्रक्चर को लेके, एक बार में तीनों को फिनिश कर देंगे हम लोग। तो आप नोट कर लो, यहां पे और वाला क्वेश्चन भी हो गया और ये 13 भी हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्क्राइब दी फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत काम आने वाला है, रीमर-टेमन रिएक्शन और कोल्ब-श्मिट रिएक्शन। चलो तो 1 बाय 1 हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पहला दिया है रीमर-टेमन रिएक्शन या राइमर-टेमन रिएक्शन। देखो यार, आप लोगों में से कुछ एमपी बोर्ड में हिंदी मीडियम वाले भी होंगे शायद जो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मैं प्रॉपर हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, वर्ड टू वर्ड लिखवाता हूँ, पढ़ाता हूँ, नोट्स बनवाता हूँ। लेकिन अभी थोड़ी सी मजबूरी है कि हम डबल ट्रिपल काम एक साथ लेकर चलेंगे तो अननेसेसरी वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, परेशानी आप लोगों को आएगी। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार अभी फिलहाल। लेकिन अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हिंदी में पर्सनली आप मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीमर-टेमन रिएक्शन, देखो इस रिएक्शन को मैं 2 तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। एक इसका कंप्लीट मेथड जिसको हमें बिल्कुल लिखना है, और अगर दूसरा मेथड करवाऊंगा इसका शॉर्टकट कि अगर गलती से कंप्लीट मेथड भूल गए तो यार कुछ नहीं लिख के आने से अच्छा है कि कम से कम शॉर्टकट तो लिख ही दो। तो देखो रीमर-टेमन रिएक्शन में क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं फिनॉल, हमने लिया फिनॉल और फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से। यह है क्लोरोफॉर्म। तो इसको इस बात पे भी ध्यान रखना कि एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है राइट द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद फिनॉल, तो ये भी रीमर-टेमन कहलाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म विद फिनॉल या फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म। जब हम फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करते हैं वो भी एल्कलाइन मीडियम के साथ, तो होगा ये कि ये जो आपको फिनॉल नजर आ रहा है इस फिनॉल पे निकलेगा बॉन्ड, ये निकला बॉन्ड। बॉन्ड निकलने का मतलब है कि उस जगह जो हाइड्रोजन बैठा हुआ था वो बाहर आकर चला गया, तो हाइड्रोजन इस जगह का निकला, उसने यहां से क्लोरीन को लिया, बना दिया HCl। अब इधर क्या बच रहा है मेरे पास, इधर मेरे पास बच रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ 2 क्लोरीन, तो मैं जोड़ देता हूं इस खाली बॉन्ड पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ 2 क्लोरीन। क्या ये स्टेप समझ में आई?
बिल्कुल समझ में आ गई। दूसरी बात, ये जो बेस लिया हुआ है ना एल्कलाइन NaOH, ये खाली नहीं बैठेगा, करेगा ये कुछ ना कुछ तो करना ही है इसको। करेगा ये कि इस हाइड्रोजन को अपने OH के साथ भेज देगा, क्या बना देगा H2O। यहां से OH निकला, बचा अकेला सोडियम, यहां से हाइड्रोजन निकला, जब हाइड्रोजन निकला तो बचा ऑक्सीजन, इधर का सोडियम आ जाएगा। सिंपल है, कर लेना ये काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको नहीं छेड़ेंगे हम लोग, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस जो करेंगे वो इसके साथ करेंगे। फाइनली जैसे ही कंपाउंड बना तो फर्दर NaOH, क्योंकि NaOH तो बहुत सारे हैं हमारे पास, फर्दर NaOH का रिएक्शन हुआ, क्योंकि दो दो क्लोरीन दिख रहा है तो NaOH भी डबल आएंगे, 2 NaOH। इन दोनों सोडियम को इन दोनों क्लोरीन के साथ निकाल देंगे, 2 NaCl निकलेगा तो बचेगा हमारे पास बेंजीन। बेंजीन पर ऊपर दिख रहा है ONa, साथ में CH के दोनों बॉन्ड पे क्लोरीन थे, वो क्लोरीन जा चुके हैं और दोनों क्लोरीन की जगह यहां के OH आ जाएंगे। दिख तो रहा है, जस्ट वेट। ओके, ये दोनों क्लोरीन आ गए। अब इन दोनों क्लोरीन के आते से ही दो OH ग्रुप दिख रहा है। कभी भी 2 या 3 OH ग्रुप वाला कंपाउंड बेंजीन के साथ बचता नहीं है, वो टूट जाता है। कैसे टूटेगा आप देख सकते हो, रेड कलर से मैं निकाल रहा हूं, क्या निकल गया इसका, हाइड्रोजन और OH, मतलब H2O निकल गया, वाटर निकल गया। तो H2O निकलने के बाद फाइनली हमारे पास H2O निकलने के बाद क्या बच रहा है, बेंजीन पर ONa, इधर बच रहा है CHO। सही है। और फाइनली देखो यार, आप लोगों को ये बात पता होगा, आप भले ही MP बोर्ड में हो लेकिन आपका NCERT पैटर्न आ चुका है, तो आपको अपने उसी पैटर्न के हिसाब से एग्जाम में लिख कर आना है। NCERT पैटर्न ध्यान रहे। फिर फाइनली हम लोग इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, एसिड मिलाते हैं HCl, तो यहां का सोडियम इस क्लोरीन के साथ निकल जाएगा NaCl, और अगेन हमारे पास ये हाइड्रोजन उस सोडियम की जगह चला जाएगा और हमारे पास आ जाएगा बेंजीन, जिस पर O, सोडियम निकाला तो O बचा, उस सोडियम की जगह हाइड्रोजन आ गया, ये कंपाउंड आया। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। और सैलिसल्डिहाइड का दूसरा अगर मैं नाम देखूं तो इसका नाम होगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये एक बड़ा छोटा सा अच्छा सा रिएक्शन जिसका नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हुआ। अब तुम लोग कहोगे सर आप तो मजाक कर रहे हो, छोटा तो रिएक्शन बिल्कुल नहीं है। अरे बिल्कुल छोटा रिएक्शन नहीं है यार, लेकिन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो कर लेना। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगेगा कि कहीं अगर ये हम एग्जाम में भूल गए तो हमारा क्या होगा, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट ये है कि देखो, पहली बात तो ये है आपको यही रिएक्शन लिखकर आना है एग्जाम में, लेकिन आपने याद करा फिर भी आप भूल गए तो मजबूरी में, वैसे मैं बताता नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम का, मजबूरी में अगर चाहो तो आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट फिनॉल पूरा लिखना प्लस क्लोरोफॉर्म और एरो पर लिख देना NaOH, पूरी इज्जत के साथ वैसे ही लिखना फिनॉल, फिनॉल के बाद क्लोरोफॉर्म का नाम भी लिख देना क्लोरोफॉर्म, एरो पर लिख देना NaOH, कितने कुछ मत लिखना, चलो लिख दो 1 यहां लिया और यहां 2 लिए तो टोटल 3, और फाइनली डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देना। और प्रोडक्ट का नाम भी लिख देना, क्या नाम है, सैलिसल्डिहाइड। तो भैया ये चीज तब लिखना जब आपको कुछ नहीं बन रहा हो, लेकिन मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि इसको मत देखो, ये मजबूरी में लिखने वाली चीज है, क्योंकि इसके फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। फुल मार्क्स जो मिलेंगे वो इसी के मिलेंगे जो कंप्लीट मेथड है। तो आप नोट करो स्पीड में, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन पे। शॉर्टकट, ओके तो वीडियो पॉज कर लिया, नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे रब करके आगे बढ़ रहा हूं।
14th का बी, कोल्ब श्मिड रिएक्शन, जो तुम्हारे एग्जाम में कार्बोक्सिलेशन के नाम से आ सकता है कि कार्बोक्सिलेशन लिखो, तो करना ये कि तुम सोडियम फिनॉल मत लेना, बल्कि फिनॉल का एक कंपाउंड लेना, सोडियम फिनॉक्साइड। कार्बोक्सिलेशन जहां पर भी आता है इसका रिएक्शन कराते हैं हम CO2 से, वो भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। अब करना क्या है, वही हम लोगों को, कि हमारे पास जो बेंजीन दिख रहा है हमें, हमने निकाला बेंजीन से बॉन्ड। बॉन्ड निकलने का मतलब क्या बताया, बॉन्ड निकला मतलब हाइड्रोजन निकल गया, तो इस जगह का जो हाइड्रोजन निकला वो ये लिख रहा हूं। क्या ऐड कर रहा हूं मैं, CO2, तो चलो CO2 लिख देता हूं, CO2, सिंपल है। अब एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, सोडियम और हाइड्रोजन की जगह बदल रहा हूं मैं, क्योंकि वो सही जगह नहीं बैठे तो उनकी जगह चेंज कर रहा हूं। सोडियम की जगह ला रहा हूं हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन की जगह ला रहा हूं सोडियम को। अब ये कंपाउंड कहलाता है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट या सोडियम सैलिसाइलेट। और सोडियम सैलिसिलेट बनने के बाद हम इसका रिएक्शन कराते हैं एसिड से, तो एसिड जब लेंगे तो सोडियम क्लोरीन के साथ भाग जाएगा, निकल जाएगा, बना देगा NaCl, और फाइनली हमारे पास बचेगा बेंजीन पर ऊपर OH, और यहां बचेगा COO, और उसके साथ ये वाला हाइड्रोजन, और इस कंपाउंड को हम लोग नाम देंगे सैलिसिलिक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आप नोट कर लो, ये हो गया कोल्ब श्मिट रिएक्शन कंप्लीट। अच्छा, अगर ये नोट कर लिया तो आप मेरी बात सुनना, 12th बोर्ड में कन्वर्जन भी आते हैं, तो हो सकता है कन्वर्जन आ जाए, कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड, कन्वर्ट फिनॉल इनटू 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो भैया करना क्या, अगर फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आप फिनॉल लेना, देखो यहां से यहां तक तो हो गया कोल्ब रिएक्शन कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रहा हूं, ले लिया। अब ये एक्स्ट्रा करके लिखना, कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड। तो फिनॉल लेना, फिनॉल का रिएक्शन जब NaOH से कराओगे तो यहां का OH इस हाइड्रोजन को लेकर बाहर चला जाएगा, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर उसके बाद आप यहां तक आए तो ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। हो गया कन्वर्जन कंप्लीट। खुश हो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो एक और कन्वर्जन इसी से, कन्वर्ट फिनॉल इनटू एस्पिरिन। एस्पिरिन नाम सुना है, एक दवा, एस्पिरिन पेन किलर, दर्द निवारक दवाओं में यूज होता है केमिकल। फिनॉल से एस्पिरिन कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल है, ये सैलिसिलिक एसिड बना, एक स्टेप बढ़ा दो, इसका रिएक्शन करा दो एसिटिक एनहाइड्राइड से। जब एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो यहां पर ये ग्रुप CH3COO यहां से H को लेकर चला जाएगा, क्या बना देगा, CH3COO, ये हाइड्रोजन ले लूंगा तो H, फिर फाइनली क्या बचेगा, COOH तो अपनी जगह बैठा हुआ है, ऊपर O था, यहां से क्या बच रहा है, COCH3। और आपको बता दूं, ये जो चीज बनी है इसको बोलते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन एक पेन किलर है, और एस्पिरिन का पूरा नाम अगर मैं लिखूं केमिकल नेम, तो ये होगा 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो यार ऑर्गेनिक डिफिकल्ट नहीं है, ऑर्गेनिक इजी है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरी चीज आप निकाल सकते हो अगर आपको सही तरीके से पढ़ाई जाए। रटने वाला काम नहीं होता ऑर्गेनिक में। फिलहाल आप लोग स्पीड में नोट कर लो, तो आपके इसी के साथ एक बड़ा रिएक्शन कंप्लीट हुआ और साथ में दो कन्वर्जन फ्री में मिल गए हम लोगों को, दोनों इंपॉर्टेंट कन्वर्जन नोट कर लो।
सर अब तो वीडियो देख देख कर थक गए हम लोग, कितना वीडियो देखें। तो भैया वीडियो कंप्लीट करो यार, थकने से कुछ नहीं होता है। अगर अभी अच्छी एक मूवी लग जाती तो और भी तुम लोग एंजॉय कर रहे होते। तो यही सोच लो, ये एक मूवी चल रही है जिसका नाम केमिस्ट्री है और उस मूवी से हमें उस मूवी को हिट करना है। चलिए तो मूवी हिट करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, सबसे पहले दिया है टॉलेंस रिएजेंट, फिर है क्रॉस एल्डोल, परकिंस और स्टीफंस। ठीक, तो सबसे पहली चीज दी है टॉलेंस रिएजेंट। आपको पता है ये बात, टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो टॉलेंस रिएजेंट का एक और नाम होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब टॉलेंस रिएजेंट जो है, इस टॉलेंस रिएजेंट के बारे में एक छोटी सी बात बताऊं, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक, कमजोर है। इसीलिए ये सिर्फ एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में काम आता है, कीटोन का काम नहीं कर सकता क्योंकि वीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट को लेकर एक बड़ी जरूरी बात ये क्लियर हो गई है। टॉलेंस रिएजेंट को हमें लिखना है, लेकिन हमें एनसीईआरटी के हिसाब से लिखना है कि बोर्ड एग्जामिनर खुश हो जाए। तो टॉलेंस रिएजेंट को प्रॉपर लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं इसको 2Ag NH3 का होल ट्वाइस, प्लस चार्ज लगा दो, प्लस OH नेगेटिव और वो भी 3। फाइनली ये एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से जो मिलकर आया, इसको हम लोग नाम देते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ध्यान रखना, आप लोग कहोगे कि सर हमने तो वो भी पढ़ा था, वो Ag2O लिख दो या ये OH पास में लिख दो। तरीके और भी हैं लिखने के, लेकिन एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम अपने फाइनल बोर्ड में लिख रहे होंगे तो हमें चाहिए कि फुल मार्क्स मिल जाए। तो फुल मार्क्स के हिसाब से हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। अब टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन जब आप किसी एल्डिहाइड से कराते हो, RCHO, तुम R की जगह अपनी पसंद का कोई ग्रुप रख लेना, CH3 C2H5 जो चाहिए। बेंजीन भी रख सकते हो, चलेगा, चाहे एलिफेटिक हो एरोमेटिक, दोनों एल्डिहाइड चलेंगे। तो यहां पर ये एल्डिहाइड है। तो देखो 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, फॉर्मूले से पहले 3 लगा, यहां फॉर्मूले से पहले 2 लगा है, सिल्वर 2 है और अमोनिया 2 2 4 है। एक छोटा सा काम करो, यहां से 1 ऑक्सीजन निकालो, इस एल्डिहाइड को दे दो। जब एल्डिहाइड को ऑक्सीजन मिलेगा तो एल्डिहाइड बना देगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन हटा दूं मैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट कहलाएगा। तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। कई बच्चे कहेंगे सर अच्छा ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। आप या तो RCOH पूरा लिख दो या RCOO नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। फाइनली यहां का जो हाइड्रोजन मैंने हटाया, वो 1 हाइड्रोजन, यहां बचे मेरे 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। देखो कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने बच रहे हैं, 3। इन 3 हाइड्रोजन के साथ जब यहां वाला हाइड्रोजन मिला दूंगा तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा 2H2O। सिंपल काम हो गया इसका। अब क्या बच रहा है, सबको अलग अलग लिख दो। ये 2 सिल्वर अलग जाएंगे, उसके बाद ये 2 सिल्वर अलग गए, और ये 2 सिल्वर के बाद अमोनिया कितना है, 2 2 4, 4 NH3 अलग चले गए। ये जो सिल्वर निकले हैं ना, इन सिल्वर के नीचे जरूर लिखना, ये सिल्वर जाकर दिखाएंगे सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या दिखाएंगे, ये सिल्वर मिरर टेस्ट। और इस तरह टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन कंप्लीट। यहां पर तुम लोग R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लेना या बेंजीन ले लेना भैया, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट एलिफेटिक और एरोमेटिक हर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी का एक भाई है फेहलिंग, नाम सुना है? फेहलिंग सॉल्यूशन सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है। क्वेश्चन में नहीं है तो अभी उसको नहीं देखना है। चलो सेकंड देखते हैं क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। क्रॉस एल्डोल, देखो भैया क्रॉस एल्डोल में चक्कर ये है, आप लेते हो एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं एल्डोल में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो।
दो रिएक्टेंट लेते हैं, या तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो या कम से कम दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ये मेरे पास एल्डिहाइड है पहला, इसका रिएक्शन मैं कराऊंगा कीटोन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है क्रॉस एल्डोल, क्रॉस में दोनों अलग अलग रिएक्टेंट होना चाहिए। ये कीटोन है CH3COCH3, इस कीटोन का ऑक्सीजन दे दूंगा इस एल्डिहाइड के ऑक्सीजन को, सॉरी इस कीटोन का हाइड्रोजन दे दूंगा यहां के ऑक्सीजन को। तो क्या बन जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH CH3CH, और जब ऑक्सीजन पे यहां का हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा OH। फिर फाइनली यहां क्या बच रहा है, यहां बच रहा है CH2COCH3। आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप CO है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा। क्या बीटा कार्बन पे OH ग्रुप है, तो हाँ बिल्कुल बीटा पे OH है, तो इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि बीटा पे OH है और ये कीटोन है तो कीटोन। चाहे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, उसे एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, एल्डोल बोलते हैं, कीटोल नहीं बोलते, एल्डोल बोलते हैं। तो आप इसे नोट कर लो। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, अब इसका थर्ड देखते हैं हम लोग। चलिए, होपफुली नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। अगर किसी से कुछ मिस हो जाए लिखने में तो भैया थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करेंगे, पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे। कितनी अच्छी बात बताई मैंने तुम लोगों को। चलो अब इसके बाद आते हैं पेरकिन रिएक्शन और स्टीफेंस रिएक्शन। थर्ड है पेरकिन रिएक्शन। शायद इस मार्कर से प्रॉपर दिख रहा है, चलो चेंज करता हूं फिर भी। थर्ड है पेरकिन रिएक्शन। अब पेरकिन रिएक्शन का क्या लॉजिक है, पेरकिन रिएक्शन में आप लेते हो बेंजल्डिहाइड, इसका रिएक्शन कराते हो एसिडिक एनहाइड्राइड से, CH3CO CO CH3, नीचे वाला CH3 थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। जब आप रिएक्शन कराते हो तो आप देखते हो कि यहां से कुछ निकलता हुआ दिख रहा है। क्या निकल रहा है, CH3COOH, ये ग्रुप निकल रहा है। चलो ठीक, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में होता है, याद रखना। क्या निकल रहा है यहां से, CH3COOH, तो CH3COOH निकल गया। अब मेरे पास क्या बच रहा है, इधर से देखो, यहां मेरे पास बच रहा है C6H5CH, उसके डबल बॉन्ड। उसके बाद यहां क्या बच रहा है, यहां बच रहा है CHCOOH, ये वाला हाइड्रोजन आखिरी में जोड़ दो, ये वाला CHCOOH, तो ये आ गया CHCOOH, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज सिनेमिक एसिड। ये सिनेमिक एसिड कहलाता है। इसे हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड और इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो अभी मेरा YouTube चैनल पे क्रैश कोर्स चल रहा था नीट और जेई के लिए, लेकिन जैसे ही आपकी न्यूज़ मिली कि यार 9th को केमिस्ट्री है, उसके बाद बायो भी है, तो थोड़ी सी उस क्रैश कोर्स की स्पीड मैंने स्लो कर दी है वीडियोस की। फिर से आप एक बार एग्जाम से फ्री हो जाओ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ भैया, बिल्कुल जुड़ जाओ, ज़रूरी है तुम लोगों के लिए। प्रॉपर तरीके से लिमिटेड डेज का एक प्लान बनाते हैं और जिस तरह इसे कर रहे हैं वैसे ही हम लोग नीट और जेई के लिए भी करते हैं। डेफिनेटली कुछ नहीं करने से कुछ कर लोगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। चलिए, पेरकिन हो गया। पेरकिन के बाद देखो यार क्वेश्चन, स्टीफेंस। पेरकिन के बाद स्टीफेंस रिडक्शन, इसको भी करने के 2 अलग अलग मेथड हैं, तो हम देख लेते हैं प्रॉपर। हम लेते हैं साइनाइड, यहां पे आर की जगह अल्काइल ले लो या एराइल बेंजीन ले लो, सब चलेगा। इसका रिडक्शन होता है,
ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl। यहां HCl लिख दिया तो यहां दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि यहां पे भी लिखते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे, चलो यहां लिख देता हूं मैं। फाइनली 2 हाइड्रोजन है, पहला कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा RCH, दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा बन जाएगा NH, ये जो 3 बॉन्ड थे वो हो जाएंगे 2 और उसके साथ आ जाएगा .HCl। जब कार्बन नाइट्रोजन की भी डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं इमीन, IMINE, इमीन। और इस इमीन में जब हम वाटर मिलाएंगे H2O तो होगा ये कि ये ऑक्सीजन जो है वो सीधे कार्बन के साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा RCHO एल्डिहाइड। बच क्या रहा है मेरे पास, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे तो नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन और क्लोरीन, और इस तरह हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। यहां पे R की जगह आप एल्काइल या बेंजीन कुछ भी ले सकते हो। एल्काइल क्या होते हैं पता है, CH3, C2H5, C3H7 एक्सेट्रा। अगर मैं यहां HCl नहीं लिखता तो यहां पे भी नहीं आता, तब भी रिएक्शन हो जाता, वही मार्क्स मिलते जो आपको इसमें मिलेंगे, तो आप नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो और है क्विक विनेगर प्रोसेस, हम लोगों को पता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम एक लकड़ी की बाल्टी वुडन वेट लेते हैं और उस वुडन वेट में हम लोग लेते हैं इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन, वो भी एक्वस इथाइल अल्कोहल लेते हैं, वो भी बहुत ज्यादा एक्वस कंडीशन में। और इस इथाइल अल्कोहल का हम लोग करते हैं एक्सेसिव ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या करते हैं, वो जो वुडन वेट होता है ना, लकड़ी की बाल्टी होती है, उसमें इथाइल अल्कोहल के साथ हम प्लेट्स लगी होती हैं, उन प्लेट्स के बीच में लेते हैं वुड शेविंग, लकड़ी की छीलन, वो भी मॉइस्चर वाली। वुड शेविंग इसलिए लेते हैं क्योंकि उस वुड शेविंग से निकलता है माइकोडर्मा एसिटाए। क्या होता है माइकोडर्मा एसिटाए? बैक्टीरिया होता है, एंजाइम होता है, ये एंजाइम होता है। कई जगह बैक्टीरिया लिखा है, गलत है, ये एंजाइम होता है, माइकोडर्मा एसिटाए एंजाइम। और ये एंजाइम फाइनली इस इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने में मदद करता है और फाइनली हमें यहां पर मिलता है CH3C, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाएगा, क्या निकल गया H2O। फाइनली H2O निकल गया, मेरे पास एक H बच रहा है और यहां से डबल ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास एसिटिक एसिड। इसकी थ्योरी और इसका प्रोसेस आप लोग जरूर पढ़ना, डायग्राम मस्ट है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन इजी है। अच्छी बात यह है कि इजी है, तो ध्यान रखना माइकोडर्मा एसिटाए एंजाइम जो है ये हमारे इथाइल अल्कोहल के एक्वस सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज कर देगा और बना देगा एसिटिक एसिड। चलिए इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्लेन 16। यार 16 बहुत इजी है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप देख लेना, डाउट लगे तो कमेंट कर देना या उस टेलीग्राम ग्रुप पर आके आप मैसेज कर देना, इवन इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो मेरी पर्सनल आईडी पर, सैयद आमिर रिजवी वाली पर, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन इन XCF2 एंड XCF4। XEF2 देखो, XEF2 आपको पता है ज़ेनन जो होता है इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2 5p6 5d0। s में सिंगल ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6, d में 5 ऑर्बिटल्स। ये तो हो गई ग्राउंड स्टेट। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इसको एक्साइट करना जरूरी है, अभी इसका एक भी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है, तो फ्लोरीन तो जुड़ेगा नहीं। फ्लोरीन जुड़ने के लिए करेगा ये कि अपने एक p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को d में शिफ्ट कर देगा, तो आ जाएगी एक्साइटेड। तो एक्साइटेड क्या होगी, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, p में 5 इलेक्ट्रॉन और फाइनली d में 1 इलेक्ट्रॉन।
अब पहला फ्लोरीन यहां पर इस खाली ऑर्बिटल में जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर पहला फ्लोरीन जुड़ेगा क्योंकि मुझे 2 फ्लोरीन जोड़ना है, इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करा। जब मैं 4 फ्लोरीन जोड़ूंगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करूंगा। फिर ये आ गया सेकंड फ्लोरीन। आप देख सकते हो जिनन के साथ 2 फ्लोरीन्स हैं। फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन। अब एक बात बताओ, जिनन कौन से ग्रुप का मेंबर है? तो आप कहोगे सर ये तो 18th ग्रुप का है। बिल्कुल 18th ग्रुप का। 18th ग्रुप का मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना दिया, बचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब पहला लोन पेयर, ये आता है दूसरा लोन पेयर और ये आता है तीसरा लोन पेयर। एक काम करेंगे, लोन पेयर को डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे क्योंकि जिनन के ही तो है ये। काहे के लोन पेयर हैं? जिनन। रिमेंबर एक्सी के लोन पेयर है तो उसी से हमने डॉटेड लाइन से जोड़ दिया। देखो ना 3 लोन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर आ गए। चलो अब इनको भी डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दें। अब आप काउंट करो, जिनन के पास 3 लोन पेयर हैं। जिनन के पास 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर के बाद 2 फ्लोरीन, कुल मिला के होते हैं 5 को काउंट कर लो, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। क्या होगी? sp1 p2 p3 d। क्या आ जाएगी? sp1 p2 p3 और d। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी sp3d और sp3d के बाद इसकी ज्योमेट्री लोन पेयर की वजह से हो जाएगी लीनियर। क्या हो जाएगी? लीनियर। याद कर लेना, बहुत जरूरी है। इसे एक बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। तो आप जल्दी से, मैं साइड हो गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आते हैं XCF4 पर। XCF4, अब मुझे 4 फ्लोरीन जोड़ना है तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करूंगा? 4। कैसे करूंगा? एक यहां का शिफ्ट करूंगा, एक यहां का शिफ्ट करूंगा। तो फाइनली ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। देखो हो गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहला फ्लोरीन आकर यहां जुड़ेगा, फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड, थर्ड एंड 4। अब इसको स्ट्रक्चर में कैसे दिखाएंगे हम लोग? ये आ गया एक्सी विथ 4 फ्लोरीन। 4 बराबर पोजीशन पे जोड़ दो, 4 कॉर्नर पे। तो एक्सी कौन से ग्रुप का है? 18th ग्रुप का। 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड बना लिया, बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। ये आ गया फर्स्ट लोन पेयर, ये आ गया सेकंड लोन पेयर। अब आप इन्हें डॉटेड लाइन से जोड़ सकते हो, ऐसे जोड़ना स्क्वायर बन जाए। तो फाइनली अगर आप देखो तो जिनन के पास यहां पे 2 लोन पेयर हैं और उसने जोड़े 4 फ्लोरीन। तो कुल मिला के कितने हो गए? 2 लोन पेयर और 4 फ्लोरीन मिला के 6 हो गए। काउंट कर लो, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp1 p2 p3 d1 d2। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी आ जाएगी sp3 d2 और शेप इसका जो इसकी ज्योमेट्री है वो हो जाएगा स्क्वायर प्लानर। देख लो ना यार, सीधे स्क्वायर दिख रहा है। अरे नहीं दिख रहा तो देख, मान लो कि स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं कि रेक्टेंगल, स्क्वायर सब कुछ हमें बराबर बनाना है। तो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसे जल्दी में साइड हो रहा हूं, आप नोट कर लो। ओके, होपफुली डन। नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद क्या है? साइमन हेल्स की ओजोनाइजर। ओजोनाइजर पता है क्या होता है? ओजोनाइजर वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है जिससे आप ऑक्सीजन गैस को ठंडा करते करते ओजोन गैस बना दो। और ऑक्सीजन गैस को ठंडा करने के लिए साइमन ने क्या करा? कांच के सिलेंडर लिए, लगभग 6 सिलेंडर लिए उन्होंने, और उन 6 सिलेंडर की हाइट 3 फीट थी, 3 फीट, और 10 इंच की उनकी विड्थ थी। कोल्ड वाटर का यूज करा। उस कोल्ड वाटर के यूज करने पर उन्होंने क्या करा? वहां पर ड्राई ऑक्सीजन गैस को सप्लाई करा और इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, कोल्ड कंडीशन में ये ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट हो जाती है ओजोन में। एक काफी खराब स्मेल वाली गैस बनती है ओजोन।
तो साइमन हल्स के ओजोनाइजर में कुछ ज्यादा नहीं है, रिएक्शन एक सिंपल सा है, बस इसकी थ्योरी और डायग्राम जरूर देख लेना, मैंने अपने नोट्स में करवाया हुआ है, आप लोग जरूर देख सकते हो। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट नहीं रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा यार, तो बहुत ईजी है, देख लेना आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले कि मेरे सेलफोन की बैटरी पूरी चली जाए, इसको मैं जल्दी कंप्लीट कर लेता हूं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रैंक्यूलाइजर एंड हिप्नोटिक। देखो यार, ट्रैंक्यूलाइजर वो दवाइयां कहलाती हैं, हिंदी में कहते हैं प्रशांतक, वो दवाइयां कहलाती हैं जो हमें हमारा डिप्रेशन, हमारा टेंशन, हमारा स्ट्रेस कम करती है। अगर आपको टेंशन हो रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हो कि सर मैं तो बहुत परेशान हूं, मुझे टेंशन हर कभी होता है, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया हूं, तो डॉक्टर जो आपको मेडिसिन लिख कर देगा वो बेसिकली ट्रैंक्यूलाइजर होगी। अब ट्रैंक्यूलाइजर का ही एक टाइप है हिप्नोटिक, दो होती हैं, एक हिप्नोटिक और एक नॉन हिप्नोटिक। हिप्नोटिक उसे कहते हैं जो नींद की दवा होती है, ऐसी ट्रैंक्यूलाइजर जिसको वो खाने के बाद नॉर एड्रेनलिन, याद रखना ये नाम, ट्रैंक्यूलाइजर हमारा नॉर एड्रेनलिन इंक्रीज करती है, क्योंकि इसकी कमी होगी तभी डिप्रेशन में जाएगा पर्सन। नॉर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ाती है ट्रैंक्यूलाइजर, और जिस ट्रैंक्यूलाइजर को खाने से नींद आ जाती है वो कहलाती है हिप्नोटिक, याद रखना। तो ट्रैंक्यूलाइजर हिप्नोटिक एक ही चीज है। फिर इसके बाद करेक्शन कर लेना, लिखा है एंटी डिप्रेसेंट, तो एंटी डिप्रेसेंट भी ट्रैंक्यूलाइजर ही है यार, एक ही चीज है, उसको दो तीन अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के दिया। फिर इसका और जो है उसमें आता है एंटीबायोटिक, पढ़ चुके हैं लास्ट सैंपल पेपर में। एंटीबायोटिक क्या है? वो दवाइयां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई गई हों और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में यूज करी गई हों। फिर एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाइयां हैं, पेन किलर जैसे एस्पिरिन, पैरासिटामोल। और उसके बाद आता है प्रिजर्वेटिव वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारे खाने के प्रोडक्ट्स को काफी देर तक बचा कर रखते हैं, खराब होने से बचाते हैं। जैसे आप फ्रूट जूस ले रहे हो, मार्केट से आप परचेज कर रहे हो, कोई जूस का एक पैकेट है, तो वो जूस में कोई ना कोई केमिकल है। आप मार्केट से जाके चॉकलेट ले रहे हो, चिप्स ले रहे हो, पिकल्स ले रहे हो, जैम ले रहे हो, तो इन सारे फूड प्रोडक्ट में कोई ना कोई केमिकल है जो उन्हें कई महीने, कई हफ्ते तक खराब होने से बचाता है, तो इन्हें कहते हैं प्रिजर्वेटिव। और इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर 2 होता है कंप्लीट। आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज हमेशा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं और आगे भी रहेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो बेस्ट है आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल कमेंट करें, लाइक करें, हम लोगों की मेहनत है, आप लोगों के लिए है। आप लोगों का स्कोर जितना अच्छा होगा उतना हमारी मेहनत यूटिलाइज होगी। तो यार इसको प्रॉपर देखो, प्रॉपर कवर करो, रिजल्ट अपना बहुत अच्छा लेकर आओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और बच्चों ऑल द बेस्ट, बिल्कुल ध्यान से मेहनत करते रहो, पीछे मत हटो, टाइम वेस्ट मत करना। एक एक सेकंड, एक एक मिनट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।